तो अब आगे पीजीपी में प्रॉब्लम्स लेने से पहले हम दो सेक्शंस को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। एक तो सेक्शन 43(1) जो एक्चुअल कॉस्ट से रिलेटेड है, और नेक्स्ट है सेक्शन 35 जो आपका साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो उस पर डिडक्शन से रिलेटेड है। फिर हम उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं कि सेक्शन क्या है। एक्चुअल कॉस्ट रिलेटेड आपका डेप्रिसिएशन है जो हमने चार्ज किया, तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट एक एसेट की हम डिटरमिन करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है और कुछ स्पेशल सिचुएशन में उन एक्चुअल कॉस्ट को एक्ट कैसे डिफाइन करता है, और क्या एक एसेट की एक्चुअल कॉस्ट उन स्पेशल केसेस में होगी। सेक्शन 43(1) जो है एक्चुअल कॉस्ट से रिलेटेड है। सेक्शन आपका 43(1) ये आपका है एक्चुअल कॉस्ट से रिलेटेड। और इस सेक्शन कहता है कि अगर आपने एक असेसी ने एक एसेट को एक्वायर किया है, तो उसको एक्वायर करने में जो कॉस्ट उसने पे की है, ये अमाउंट पे किया है, वो एक्चुअल अमाउंट हो, वो उसकी एसेट की क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट होगी। और इसमें से आपको रिड्यूस करना है वो अमाउंट जो आपको किसी और से रिसीव हुआ हो, चाहे गवर्नमेंट से या किसी अदर एजेंसी से, वो सब्सिडी के रूप में रिसीव हुआ हो, चाहे कैसे भी रिसीव हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सोलर पैनल लगाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट एक सब्सिडी दे रही है 40% या 78,000 रुपीज़ के आराम। तो डिपेंड करता है कितने किलोवाट का आप एक सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो आपने अगर वो मान लीजिए एक 3 लाख रुपीज़ का आपने वो पैनल लगाया और उसमें गवर्नमेंट ने 78,000 आपको पे किया, तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट जो उसको हम कंसिडर करेंगे बिजनेस में, वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 2,22,000। तो जो अमाउंट पे किया आपने, उस इनिशियली तो आपने अमाउंट क्या पे किया 3 लाख रुपीज़, लेकिन बाद में आपकी बैंक में रिसीव हो जाता है 78,000। तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपका है वो एक्चुअल उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट होगी। ये आपको याद रखना है। कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि कुछ नहीं है, 13 एक्सप्लेनेशंस हैं इसमें, और वो 13 एक्सप्लेनेशन वो 13 सिचुएशंस को डिफाइन करते हैं जिसमें एक्चुअल कॉस्ट बताई गई कि ये स्कीम में, इस केस में, इस सिचुएशन में एक्चुअल कॉस्ट एक एसेट की क्या होगी। तो एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पे सिचुएशन है आपका। अगर कोई एसएसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट को परचेज करता है और एक्वायर करता है और अपने साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में R&D में उसको यूज़ करता है, और वहाँ यूज़ करने के बाद में वो बिजनेस में उसको एसेट को लेकर के आता है, तो उस केस में जो डिडक्शन उसको सेक्शन 35(1) है, ये सेक्शन 35(1)(4) में जो डिडक्शन उसको मिलता है, उस डिडक्शन को उस एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रिमेनिंग अमाउंट ही उसका बिजनेस में उस एक्चुअल एसेट की एक्चुअल कॉस्ट को लिया जाएगा। नॉर्मली क्या आता है कि ये 100% यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ है इस सेक्शन में, तो जो बिजनेस में उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट रहेगी वो नॉर्मली नील ही रहेगी। तो अमाउंट अलाउड इन अंडर सेक्शन 35(1) क्लॉज 4, वो उस अमाउंट को हम यहाँ से हटा देंगे। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है 1A, ये अगर एक असेसी के पास में इन्वेंट्री है और वो पर्टिकुलर किसी डेट को इन्वेंट्री को अगर वो कन्वर्ट करता है कैपिटल में, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर का डीलर है, उसके पास में कंप्यूटर्स हैं और वो पर्टिकुलर किसी डेट पे डिसाइड करता है कि इन कंप्यूटर्स जो इन्वेंट्री है उसको वो अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है, तो उस डेट ऑफ कन्वर्जन को जो उन कंप्यूटर्स की एफएमवी होगी, वो एफएमवी उन एसेट्स की या उन कंप्यूटर्स की क्या कहलाएगी, एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। तो डेट ऑफ कन्वर्जन पर जो एफएमवी होगी इन केस ऑफ इन्वेंट्री अगर आपके पास है, यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री अगर आपके पास है और इन्वेंट्री को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल में, तो डेट ऑफ कन्वर्जन को जो एफएमवी होगी, वो एफएमवी क्या होगी, उस कैपिटल एसेट की एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी बिजनेस में।
नाउ एक्सप्लेनेशन 2, अगर आपको कोई एसेट गिफ्ट में या विल या इनहेरिटेंस में अगर आपको कोई एसेट, इस केस में जो उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट होगी वो एक्चुअल कॉस्ट होगी जो एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, ये आप लोगे एक्चुअल कॉस्ट, और उसमें से आप रिड्यूस करोगे दैट अमाउंट, दिस इज रिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन। तो उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन, जो अलाउेबल डेप्रिसिएशन होता है, अगर वो एसेट उस असेसी के पास में शुरू से होती है तो डेट ऑफ एक्विजिशन से उस एसेट के ऊपर आपको डेप्रिसिएट करना है उस अलाउेबल रेट से, और डेट ऑफ एक्विजिशन तक जो भी आपने डेप्रिसिएशन उस पर रहे आप रिड्यूस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को हटाएंगे, तो जो WDV आएगी वो WDV क्या होगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। किस केस में? जब गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में अगर आपको कोई एसेट रिसीव होती है। सेक्शन एक्सप्लेनेशन 3 आपका कहता है कि अगर इन केस को आपको एसएससी कोई सेकंड हैंड एसेट एक्वायर करता है, और यहाँ पर आप क्या करते हो, सेकंड हैंड एसेट और इस केस में अगर एओ को ये लगता है कि आपने जो एसेट एक्वायर की है वो एसेट आपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो सेकेंड हैंड एसेट आपने एक्वायर की है हायर कॉस्ट पे, तो उस केस में वो जो एओ है वो डिटरमिन करेगा कि सेकेंड हैंड एसेट की कॉस्ट क्या होगी। तो एक्सप्लेनेशन 3 आपका ये कहता है कि सेकेंड हैंड एसेट की कॉस्ट क्या होगी, वो जिस केस में एओ को ये लगता है, एओ सेटिस्फाइड है कि आपने ये एसेट को हायर कॉस्ट पे एक्वायर किया है इनकम टैक्स को की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, तो उस केस में एओ यहाँ पे डिटरमिन करेगा कि आपकी डिटरमिन करेगा क्या एक्चुअल कॉस्ट उस एसेट की क्या होगी। एक्सप्लेनेशन 4 आपका क्या कहता है कि केस के अंदर, अब इसको एक थोड़ा एग्जांपल से हम समझते हैं कि तो एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है कि उसको हम समझते हैं ऐसे कि एक असेसी है ए, उसने एक एसेट सेल कर दी बी को, यहाँ पे उसने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और बी से ये एसेट वापस चली जाती है किसके पास में, ए के पास में। तो इस केस में जो एसएससी के पास में उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, जो एक्चुअल कॉस्ट टू ए, इस केस में एक्चुअल कॉस्ट टू ए फर्स्ट टाइम इसने एक्वायर करी थी वो, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है जिससे अलाउेबल है वो डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा, और जब ये एसेट सेकंड टाइम ये एक्वायर करता है अगेन, तो उस केस में क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन आपको डेट ऑफ सेकंड टाइम एक्विजिशन तक उसके ऊपर आपको डेप्रिशिएट करना है, और जो WDV आएगी वो WDV ही इस केस में एक्चुअल कॉस्ट उसकी होगी, ठीक है। और या आपने जो एक्चुअल अमाउंट आपने जो पे किया है उस अमाउंट में दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अमाउंट क्या कहलाएगा, एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि एसेट सेम होनी चाहिए, और ये हो सकता है कि ये इसको सी को सेल कर दे, ये इसको डी को सेल कर दे, और उस केस में ये एसेट वापस इसके पास जाती है, और यहाँ पर ये सेम एसेट है। ये एप्लीकेबल जो एक्सप्लेनेशन है तब होगा जब सेम एसेट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। तो उस केस में क्या होगा, जो उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट होगी वो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, जो फर्स्ट टाइम जो ए ने उस एसेट को एक्वायर किया, और उसके ऊपर जो अलाउेबल डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन आप करेंगे उस
रेट से जो उस एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है, और उसके बाद में उस डेट ऑफ एक्विजिशन जो नेक्स्ट टाइम आपने सेकंड टाइम जब वो ए उसको एक्वायर कर रहा है तब तक आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जो WDV आएगी वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। वो एक्चुअल कॉस्ट और जो एक्चुअल अमाउंट वो पे करेगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। सिमिलरली एक और सेक्शन एक्सप्लेनेशन है 4A, वो सेल एंड लीज बैक का से रिलेटेड है कि ये आपका है कि सेल एंड यहाँ पर मैं ये असेसी, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि असेसी इस केस के अंदर असेसी ये है, और यहाँ पर असेसी कौन है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो असेसी है। यहाँ पर बी है, ये एसेट इसके पास है, ये इसको यहाँ पे एसेट को ट्रांसफ़र कर देता है, और यहाँ पर एसेट का ओनर कौन हो गया, ये हो गया। अब और ए इसको वापस से लीज बैक कर देता है। तो असेसी आपका ए है, और असेसी क्या करता है कि इस एसेट को वापस बी को लीज बैक कर देता है। तो उस केस में असेसी के पास में जो एक्चुअल कॉस्ट होगी इस एसेट की, जो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा, अगर इसमें यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बी के पास में जो एसेट है वो डेप्रिशिएबल एसेट होनी चाहिए, और बी ये एक्सप्लेनेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब बी के पास में जो एसेट है वो डेप्रिशिएबल एसेट है और बी उसके ऊपर डेप्रिशिएशन ले चुका है। तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा जो एक्चुअल कॉस्ट बी के पास थी, और उस पर डेप्रिसिएशन आपको रिड्यूस करना है, ये एज्यूम करते हुए कि ये ब्लॉक में सिंगल एसेट है, और डेट ऑफ एक्विजिशन तक ए जब उसको एक्वायर करता है उस डेट तक आप उस पर एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन जो एप्लीकेबल है वो करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा, जो WDV आएगी, वो WDV यहाँ पे क्या होगा, उसकी WDV जो होगी वो कहलाएगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट। ये आपका सेल एंड लीज बैक का मैटर है। नाउ द नेक्स्ट इस केस में है वो आपका एक्सप्लेनेशन 5। अगर कोई किसी एसएससी के पास में अपनी पर्सनली बिल्डिंग है और जिसको वो यूज़ कर रहा है, और उस बिल्डिंग को वो बाद में अपने बिजनेस में ले आता है, और उस बिल्डिंग को वो क्या करता है अपने बिजनेस के में या अपने बिजनेस प्रोफेशन में उस बिल्डिंग को लेकर के आता है, यूज़ करता है। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट जो उस बिल्डिंग की होगी वो क्या होगी, उसको डेट ऑफ जो इनिशियल उसकी कॉस्ट होगी बिल्डिंग की, उसमें से आपको सेम डेप्रिसिएशन लेस करना है, और डेट ऑफ ट्रांसफ़र तक की जब वो उस एसेट को बिजनेस में लेकर के आता है, और जो WDV आएगी वो WDV ही इसके अंदर भी क्या होगा, बिजनेस में उस बिल्डिंग की कॉस्ट होगी। पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ बिल्डिंग के केस में ही एप्लीकेबल होगा। और सपोज करो कि अगर ये कार है इस ओनर के पास में, ये पर्सनल पर्पस से यूज़ कर रहा है, और इस कार को वो आफ्टर 3 ईयर्स, मान लीजिए इस कार की कॉस्ट आपके पास में 10 लाख रुपीज़ है, और उस कार को वो अपने पर्सनली यूज़ कर रहा है 3 ईयर्स तक, और उसके बाद में उस मोटर व्हीकल को या कार को वो अपने बिजनेस में लेकर के आता है। तो उस केस में जो बिजनेस में इसकी कार की एक्चुअल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो आपकी 10 लाख रुपीज़ ही होगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये WDV वाला सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ बिल्डिंग के केस में ही एप्लीकेबल है, और कार के केस में या अदर एसेट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेनेशन 6, 7 और 7A। ये आपके एक्सप्लेनेशन इंटर लेवल में नहीं है, जो कि डील करते हैं एक्चुअल कॉस्ट उस केस में जहाँ ट्रांसफ़र है आपका होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी कंपनी को, या सब्सिडरी कंपनी से 100% होल्डिंग कंपनी को,
और अमलगमेटिंग कंपनी, अगर अमलगमेटेड कंपनी को अपनी एसेट ट्रांसफ़र कर रही है अमलगमेशन के केस में, और डीमर्जर के केस में जब एसेट ट्रांसफ़र हो रही है डीमर्ज से कंपनी से आपका रिजल्टिंग कंपनी पे। तो एक्सप्लेनेशन 8 हम यहाँ पर लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन 8 आपका क्या कहता है कि ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। तो एक एसेट को परचेज करने के लिए आपने लोन लिया और उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जिस डेट तक आप उस एसेट को बिजनेस में यूज़ करते हैं, उस डे से पहले जो आपने इंटरेस्ट अमाउंट उस लोन पे किया है उसको आप कैपिटलाइज करेंगे, और उसको वो अमाउंट जो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा, जो अमाउंट आपने पे किया है इंटरेस्ट बिफोर एसेट पुट टू यूज इन बिजनेस। तो उस डेट तक आपने, यानी कि बिजनेस में उस एसेट को आपने यूज़ किया, उस डेट से पहले तक जो इंटरेस्ट अमाउंट आपका होगा वो उस इंटरेस्ट अमाउंट को आप कैपिटलाइज कर देंगे और उस एसेट में ऐड कर देंगे, उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में आप उसको ऐड करेंगे। आपका एक्सप्लेनेशन 9 आपका रिलेटेड है कि इन केस जब आप कोई एसेट को परचेज करते हैं तो उसमें आप एक्साइज ड्यूटी या आपको एडिशनल ड्यूटी आप पे करते हैं, एडिशनल ड्यूटी आप कस्टम एक्ट में पे करते हैं, तो आप एडिशनल ड्यूटी पे करते हैं। अगर आप इन ड्यूटी जो आपने पे किए, इन ड्यूटी का आप क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, तो उस केस में आपको एक्चुअल कॉस्ट में से इनको आपको रिड्यूस करना होगा। आपका एक्सप्लेनेशन 10 है कि आपको कोई सब्सिडी और रियम्बर्समेंट आपको मिल रहा है। आपने कोई एसेट परचेज की जिसके ऊपर आपको कोई सब्सिडी या रियम्बर्समेंट मिल रहा है, तो वो आप रियम्बर्समेंट या सब्सिडी को आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। ये आपका एक्सप्लेनेशन 10 आपको ये बताता है। एक्सप्लेनेशन आपका है अब 11 आपका क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 11 कहता है कि अगर आप एक असेसी जो नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया के बाहर किसी एसेट को परचेज करता है और उसको वो इंडिया में ला करके अपने बिजनेस में यूज़ करता है, तो उस केस में मैं अगर एक एनआरआई है या नॉन रेजिडेंट, आप मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है और नॉन रेजिडेंट आपका एसएससी है जो इंडिया से बाहर क्या करता है, एसेट परचेज करता है। ठीक है, इस केस में अगर वो एसेट को इंडिया में लेकर के आता है और अपने बिजनेस में यूज़ करता है, तो वो जो एक्चुअल कॉस्ट होगी, वो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, उस एसेट के ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है। एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट खुद असेसी रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर आपको रिड्यूस करना है जो उस डेट ऑफ एक्विजिशन से जब तक वो बिजनेस में उसको यूज़ कर रहा है लेकर के उस डेट तक आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो अलाउेबल रेट है डेप्रिसिएशन की, उस रेट से आपको डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना है। और जो WDV आएगी वो WDV ही उसकी क्या कहलाएगी, वो एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। तो ये एप्लीकेबल किस केस में होगा? एक नॉन रेजिडेंट एसएससी है जो इंडिया के बाहर उस एसेट को एक्वायर करता है, फिर उस एसेट को वो कहाँ इंडिया में लेकर के आता है और अपने बिजनेस में यूज़ करता है। तो उस केस के अंदर जो डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ यूज़ इन बिजनेस इस तक का जो डेप्रिसिएशन होगा, वो डेप्रिसिएशन आपको उस एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट जो WDV आएगी उसमें, वो WDV क्या कहलाएगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन 12 जो है वो
है डील करता है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंजेस का। तो उस कॉर्पोरेटाइजेशन के केस में जब एओपी स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेटाइज करने से या कंपनी में कन्वर्ट होने से पहले क्या था, एक एओपी था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब कॉर्पोरेटाइज हुआ तो उस केस में जो एसेट ट्रांसफ़र हुई वो ट्रांसफ़र क्या होगा, जो प्रीवियस आपके पास में डेट में जो एसेट्स थी उन पर आपको डब्ल्यूडीवी उस पर डेप्रिसिएशन लेस करके जो डब्ल्यूडीवी आएगी वो डब्ल्यूडीवी आपकी क्या कहलाएगी, उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की या कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में स्टॉक एक्सचेंज की एसेट की क्या कहलाएगी, एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। तो ये आपका डील करता है किससे, टाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आपका लास्ट आपका एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 13। ना एक्सप्लेनेशन 13, तो एक्सप्लेनेशन 13 उस केस में एप्लीकेबल है जब किसी एसेट के ऊपर असेसी 35 एडी का बेनिफिट ले चुका है। तो उस केस में असेसी उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो क्या कहलाएगी, नील होगी। तो यहाँ पर अगर आपने सेक्शन 35 एडी इसका बेनिफिट अगर वो असेसी ने किसी एसेट के केस में ले चुका है उसका बेनिफिट, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी, वो कॉस्ट ऑफ एसेट नील होगी। तो एन अदर केस में ये भी हो सकता है कि अगर एक असेसी ने एक कैपिटल एसेट को किसी और पर्सन से एक्वायर किया हो और जो प्रीवियस ओनर है उसने सेक्शन 35 एडी का बेनिफिट ले चुका हो, तो उस केस में भी आपका जो उस एक्चुअल कॉस्ट होगी उस एसेट की वो नील होगी। तो वो केसेस होंगे जिसमें ये एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे अगर वो एक असेसी है, वो एसेट को एक्वायर करता है उसको या बाई गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस की वजह से वो एसेट उसको रिसीव होती है, या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इस केस में अगर उसको कोई एसेट एक्वायर होती है जिसके ऊपर प्रीवियस ओनर क्या कर चुका है, 35 एडी का बेनिफिट ले चुका है। 35 एडी का बेनिफिट किस केस में मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में। अगर इन्वेस्टमेंट लिंक आपने एक्सपेंडिचर कर रखा है तो सेक्शन 35 एडी के केस में उन सारे एक्सपेंडिचर्स पर, तो सेक्शन 35 एडी में आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में उसके ऊपर आपको 100% डिडक्शन मिलता है। और थर्ड केस के अंदर जिसमें एसेट ट्रांसफ़र होती है, अगर आप असेसी उस एसेट को ट्रांसफ़र कर देता है सेक्शन 35 एडी का बेनिफिट लेने के बाद में, तो जो असेसी उस एसेट को एक्वायर करता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो होगी, इस केस में एक्चुअल कॉस्ट आपकी जितनी भी आएगी, ये एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पर आपकी नील होगी। ये आपको ध्यान रखना है, कौन अगर वो 35 एडी का बेनिफिट आ चुका है तो उसमें नील होगी। या आपका अगर एसेट ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है एसेट, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट अगर आपकी ट्रांसफ़र हो रही है और ये ट्रांसफ़र ऑफ एसेट तो एसेट ट्रांसफ़र हो रही है आपकी किस केस में ट्रांसफ़र हो रही है, ये आपके 47 13 बी ये केसेस हैं जब आपका HUF का पार्टीशन हो, फुल या पार्टीशन, उस केस के अंदर आपको एसेट एक्वायर हो रही है, या आपका 100% होल्डिंग कंपनी से आप वो सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो रहा है, या सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र हो रहा है। और आपका अगर एसेट ट्रांसफ़र हो रही है आपकी अमलगमेशन के केस के अंदर, अमलगमेटिंग कंपनी से अमलगमेशन के केस में, और ये आपका है डीमर्जर के केस में जब एसेट ट्रांसफ़र हो रही है। अगर प्रीवियस ओनर आपका क्या करता है, प्रीवियस ओनर ने अगर सेक्शन 35 एडी का बेनिफिट ले रखा है, तो उस केस में जो असेसी है
उस असेसी के पास में इस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट नील होगी। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। ये एक्सप्लेनेशन 13 थे एक्चुअल कॉस्ट से रिलेटेड। मेनली आपको जो एक्सप्लेनेशन यूज़ होते हैं आपके, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा, कैपिटल एक्सप्लेनेशन 8 कैपिटलाइज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट से आपका इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन 5 जो बिल्डिंग से रिलेटेड है कि अगर आप असेसी की अपनी बिल्डिंग जिसका पर्सनल यूज़ कर रहा है, उस बिल्डिंग को अगर वो बिजनेस में यूज़ करता है तो उस केस में जो बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट होगी वो आपका डेप्रिसिएशन उस पर लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा WDV आएगी, वो उस बिजनेस बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट बिजनेस में ली जाएगी। इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है सेकेंड हैंड एसेट के केस में AO के पास रहेगी, और गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस के गिफ्ट या इनहेरिटेंस के केस में, और गिफ्ट और इनहेरिटेंस के केस में आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उस एसेट की वो आपकी क्या होगी, उस एसेट पर आपको डिप्रिसिएशन रिड्यूस करना है। इन्वेंट्री के केस के अंदर आपको डेट ऑफ कन्वर्जन पर जो FMV होगी वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट उस एसेट की बिजनेस में ली जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 35